चलो देखिए, इस स्वर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। एग्जामिनर उठा करके सीधे क्वेश्चन इन्हीं को ले लेता है, इन्हीं से रख देता है। ये 15 क्वेश्चन है हमने बनाए, और इनमें से निश्चित ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना है। विशेष तथ्य क्या है? पहला तथ्य है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो प्लुप्त स्वर जो हैं उनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जब स्वर का वर्गीकरण कराया था, बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है। ह्रस्व में एक मात्रिक समय लगता है और दीर्घ में द्विमात्रिक समय लगता है और प्लुप्त में तीन मात्रिक समय लगता है। यानी ये कहा जाए कि ह्रस्व से तिगुना समय किसमें लगता है? तो प्लुप्त स्वर में। ठीक है, प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लगता है ह्रस्व से, और दीर्घ से पूछ रहा है तो दुगुना समय लगता है। प्रश्न ऐसे भी घुमा सकता है कि स्वर में दुगुना समय, दीर्घ से दुगुना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर से दुगुना समय किसमें लगता है? तो प्लुप्त में। और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय किसमें लगता है? तो प्लुप्त स्वर में। ठीक बात समझ में आई? अगर पूछ रहे तिगुना समय किसमें लगता है तो प्लुप्त स्वर में तिगुना समय लग किससे? ह्रस्व से। और दीर्घ किसी स्वर से दुगुना किसमें लगता है? तो प्लुप्त में। देखो, ह्रस्व में एक मात्रिक होता है, इसमें एक मात्रा लगती है, और दीर्घ में द्विमात्रिक होता है, और प्लुप्त में तीन मात्रिक। परंतु इसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं होती, उसे तीन इकाई जो गिनती अंग हिंदी में लिखी जाती है उसी के अनुसार बताया। इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है प्लुप्त स्वर का चिन्ह। ठीक है, इसकी मात्रा कोई निर्धारित नहीं रखी गई है। आगे दूसरा पॉइंट कहता है कि जीव के भाग के आधार पर, जब हम बोलते हैं स्वरों को, तो जब जीव हमारी जो क्रिया करती है उसके आधार पर स्वरों के भेद, कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। स्वर जब बोलते हैं तो हमारी जो जीव क्रिया करती है, कहाँ कहाँ बोलते हैं? कभी जीव अग्रभाग से काम करती तो उसे अग्र स्वर कहते हैं, कभी मध्य से काम करती तो उसे मध्य माने बीच से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। और पक्ष से यानी पीछे से जब काम करती तो उसे पक्ष स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मध्य स्वर की बात आई तो मध्य स्वर एक ही है। ठीक, कौन सा है? छोटा आ। छोटा आ मध्य स्वर है। अगर पक्ष स्वर की बात आ जाए तो जितनी भी 3 इकाई तरह जो अक्षर बनते हैं, वर्ण बनते हैं, वो सभी पश्च में। अग्र में ई है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या है? अग्र में। ये आगे से बोले जाते हैं। तो अगर पश्च में पूछ ले, अग्र में कौन आएगा? अग्र में ई, बड़ी ई और ए और ए, 4 स्वर आएंगे अग्र में। मध्य में छोटा आ। ठीक है, मध्य में छोटा आ, और पश्चिम में अब बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उसके बाद ओ, औ, और उसके बाद जो एक आगत स्वर है, जो आगत स्वर, वो भी कहाँ आएगा? पश्चिम में। ठीक है, अगर री की बात आई तो री को कहाँ रखेंगे? री को भी रखेंगे अग्र में, क्योंकि री ई से मिलकर ही बनती है तो उच्चारण उसका होता है, लेकिन उसे रखते नहीं। और रख लीजिए, यहाँ पूछ लिया जाए तो छोटा आ हो गया मध्य में। उसके बाद जितने भी तीन तीन रूप बने, 3 का इसमें है, 3 गिनती आती है, सबरे कहाँ है? पश्चिम में। और ई और ए और ए, ये कहाँ है? अग्र स्वर में। तो पूछा है कि जीव के भाग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाए? तो 3 भागों में। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ ले तो 3 भाग लिख देना है। कितने में? गिनती पूछ 3 भाग में। पूछ ले कौन कौन से, या इनमें से 3 दे रखा होगा और चौथा कोई ऑप्शन रख देगा तो वही नहीं होगा। और हाँ, आगे नंबर 3 में कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर ये होते हैं ए ओ औ। ठीक है, ए ओ औ, ये जो क्या है? संयुक्त स्वर। ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, और जो भी 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इस स्वर की बात होगी, व्यंजन नहीं है, व्यंजन भी संयुक्त होते हैं, जो व्यंजन की बात बताएंगे। उसके बाद कंठ तालव्य स्वर कौन है? जो कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं। तो इसमें ए और ऐ, ये पॉइंट नोट कर लेना, ए और ऐ, ये कंठ और ताल दोनों जगह से उच्चरित होते हैं। ठीक है, कंठ से भी और तालु से भी। नंबर 5 पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया कि मात्रा के आधार पर स्वर ऊपर वाले में बताया है, तो 3 प्रकार।
परंतु आपको जब ऑप्शन में देगा तो आप दो ही रखेंगे। कौन? एक मात्रिक और द्विमात्रिक। हमने बताया प्लुत का कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, प्लुत स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा के आधार पर पूछ ले कि स्वर के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? वर्ण तालिका जो दी हुई है हमारी, उसके अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर है, ठीक है। आगे है जिनकी धुन केवल मुख से निकलती है, जिनकी धुन केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। और जिसकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। इनमें यही स्वर होते हैं, अंग और आहा, ठीक है, अंग और आहा। तो इसे जो अंग वाला, अच्छा, इसे बोलते हैं, ये नाक से जो पंचमार वर्ड होते हैं वो भी नासिका से होते हैं व्यंजन वाले में। आगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से क्या बनता है? एक अक्षर, अक्षर का निर्माण होता है। व्यंजन और प्लस स्वर जब मिलेंगे तभी एक अक्षर बनता है, ठीक है। आगे है वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो पहले ही बताया था कि वर्णमाला की बारे परिभाषा बताई थी उसमें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के जो एक क्रम उनका जो होता है उसी क्रम में रखने पर, या जिसका जो स्थान है उसी स्थान पर होने पर उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से माला में एक करके एक गुड़िया पर जाता है, बनाया जाती माला, उसी ये किसकी माला है? वर्णों की। तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है बैठने का, उनका रखने का, तो उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो इधर से पूछ रहे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। और ये पूछ रहा है कि वर्णमाला किसे कहेंगे या किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये ओम किस प्रकार का स्वर है? ओम देखो, जिसमें वर्णों में या शब्द में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसे बोलिए, क्या बोलेंगे? ओम। तो दीर्घ स्वर से भी इसमें दोगुना समय लगा, दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगा, ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। तो जिसका खिंचाव होता है तो उसे ही बोलते हैं प्लुत स्वर। तो ओम किस प्रकार का स्वर है? तो ये प्लुत स्वर है, ठीक है। शब्द को याद रखिए, ओम ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये मात्रा हमने बताई थी, ये किसकी है? इस प्रकार की जहाँ पर मात्रा लगी हो समझ लो वहाँ पर वो शब्द जो होगा प्लुत स्वर होगा, ठीक है। इस प्रकार का जो चिन्ह पाए हुए जिस भी शब्द में वो कौन शब्द होगा? प्लुत वाला होगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? किसमें? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। अगर एक समय लगा तो एक मात्रिक, और बोलते समय हमें क्या, दो काल के समय लगता है तो दो मात्रिक। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय है यानी समूह, अभी बड़ा वर्णमाला वो भी एक समूह है। तो इसी प्रकार इसको भी याद रखना, इसका दूसरा नाम। तो क्या कहता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला जो है अपने समूह में रहती है जो अक्षर में। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। शब्द की, यहाँ देखो पूछा था भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, ठीक है। और शब्द की पूछ ले तो वर्ण है। अक्षर का निर्माण किससे होता है? स्वर और व्यंजन दोनों से मिलने से एक अक्षर का निर्माण होता है। जैसा कि देखो लिखा है, व्यंजन और स्वर के मेल संयुक्त रूप से, जो व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब संयुक्त बनता है, तभी वो क्या बनता है? अक्षर बनता है। अगला है 15 नंबर, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? यानी जो मात्रा है उसके स्वर को क्या कहते हैं? तो समरूप कहते हैं या ग्रेफीम। दोनों शब्द नए हैं, याद कर लेना। समरूप कहेंगे या ग्रेफीम कहेंगे। चाहे मात्रा लगा दें चाहे किसी स्वर को लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। जहाँ पर उसकी मात्रा किसी स्वर को होती है, चाहे तो हम स्वर को उपयोग कर दें तो भी वही बात है, या उस स्वर की मात्रा लगा दें। का समझ आई? ठीक है। तो एक ही समरूप है, दोनों का उच्चारण स्थान एक ही हो। समझ में आई? कोई डाउट?